हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे चैप्टर 10 का पार्ट 4। अब हम पार्ट 4 देख रहे हैं। इसके पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं, 3 पार्ट हो चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा के, और हम अभी ना टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टर्म 2 की प्रिपरेशन में सबसे पहले हम बेसिक देख रहे हैं। टाइम ज़्यादा है तो सबसे पहले बेसिक कवर कर लो। यदि बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया ना तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि बेसिक अच्छे से देख रहे हैं, फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने जो भी बेसिक पढ़ा उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो हम अभी बेसिक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिक देख रहे हैं, तो देखते हैं आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो हम जो है सिंपली 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि जो भी हमने फॉर्मूला निकाला उससे, जैसे वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना था, उसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था नहीं, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी में देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे उससे रिलेटेड, और मिसलिनियस एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेंगे हम जितने बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। जब भी 2 वेक्टर की बात होती है तो ये वाला एक राइट थंब रूल लगता है हमारा। ठीक है, तो राइट थंब रूल हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है जब भी 2 वेक्टर के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने 2 वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए ले लिया और एक दूसरा वेक्टर ले लिया बी। जब भी हम इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा वहां पे क्या आ रहा था, वहां पे कॉस थीटा आ रहा था, यहां पे क्या आ रहा है साइन थीटा, एंड वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर एन। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। वहां पे क्या आ रहा था, कॉस थीटा जा रहा था। अब देखो होता क्या है, वहां पे हम क्रॉस और डॉट बिल्कुल अलग अलग चीज है, ये याद रखना। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें हम, तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखना कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है वो एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे हमने 1 सेकेंड ये देखा, ठीक है, ये देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें एक प्लेन दिख रहा है, एक, तो इस प्लेन पे ये दोनों वेक्टर हैं ए और बी हैं। ठीक है, अब 3D में यदि हम देखते हैं तो देखो, यदि मैं ऐसे बना दूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, या फिर हम इसमें देखते हैं। देखो ये दोनों ये x हो गया और ये y है, ये एक ही प्लेन पे दिख रहा है हमें, ये x और y एक ही प्लेन पे दिख रहे हैं यानी। ठीक है, और z ये हमें एक दूसरे प्लेन पे मिल रहा है। ठीक है, ये ऊपर 3D में हो गया, इसके नीचे भी एक और प्लेन होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो x और y एक ही प्लेन पे हो गए। तो अब देखो थंब रूल क्या होता है। थंब रूल का मतलब होता है हमें जिसको भी हम पहले रख रहे हैं, हमने क्या किया, यदि हमें x क्रॉस y निकालना है, ठीक है, तो आपको एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो हम x को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i से। ठीक है, x एक्सिस में हम i को डिनोट करते हैं, xi करके लिखते हैं, पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, पिछले जो वीडियोज में आपने देखा होगा। अब देखो y वाले को j से रिप्रेजेंट करते हैं और जो z वाला है उसे k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीजें। ठीक है, तो अब देखो यदि मैं लिखूं i क्रॉस j, इसका मतलब पहले क्या रखा मैंने, i रखा, तो जो भी हमने पहले रखा है हमारे थंब जो है, हम थंब को उसके डायरेक्शन में रख देंगे। i का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे रख दिया हमने x को, और जिससे रिलेटेड हमें क्या निकालना है, हमें डॉट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो उसके तरफ हमारी जो अंगुलियां हैं उनको मोड़ देंगे। ठीक है, तो वही हुआ है। देखो इसको मान लो कि जो x एक्सिस है ना, ये i हो गया, i है, तो i को हमने i क्रॉस j निकाल रहे हैं, तो इसको हमने उंगलियों को किस तरफ मोड़ दिया, j के तरफ। ठीक है, तो i क्रॉस j। अब जो हमारा थंब होगा वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, z को, या फिर हमने अभी क्या देखा, k को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब i और j को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, k निकल के आएगा। ये हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अब देखो ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। अब इससे रिलेट करके देखो, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझना है। धीरे धीरे करके आपको लग रहा होगा हम क्या समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी और कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब ए और बी हो गया, ये एक ही प्लेन पे हो गए। अब एक ही प्लेन पे हैं, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी।
लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, एन कैप को, ठीक है, जो कि क्या है, यूनिट वेक्टर है, जिसके में भी कैप लग जाती है, आपको पता है वो यूनिट वेक्टर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब यदि हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ हमने थंब रख दिया, देखो सॉरी हैंड लिया अपना राइट हैंड और यहां पे रख दिया, रखा, ऐसे हमारी उंगलियां थी ये। अब हमें किसके ए क्रॉस बी निकालना है तो हमने बी की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ लिया, तो हमारा जो राइट थंब है, ठीक है, इस तरीके से मोड़ा हमने, तो जो हमारा थंब है, थंब कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो एन कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, तो हमारा ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, इस एन कैप के इक्वल आ जाएगा। अब ये कहां से आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इतना ज्यादा मत सोचो, मैंने आपको कॉस थीटा में जो बताया था ना, बस वहीं से आता है, डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको ट्रायंगल देके, बस वहीं से रिलेट करके देखना तो बन जाएगा, इतना ज्यादा हम नहीं देखते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी, क्योंकि टर्म 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर चीज जल्दी हो आपसे, ठीक है। तो देखो अब वहां पे हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही थी यानी कि हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, इसलिए हम थंब पे राइट रूल, जो हमारा राइट थंब रूल है ना, उस पर हम बल दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि देखो अब यदि मैंने कहा यदि मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, मैंने बोला आपसे कि बी क्रॉस ए निकालना है, तो अब हमारा जो थंब है राइट हैंड है वो कैसे रखना पड़ेगा, बी की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो बी ऐसे तो रख नहीं सकते, ऐसे भी नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा उंगलियां उस तरफ मोड़नी पड़ेगी। अब ऐसे मोड़ दोगे क्या एक ही तरफ, ये वाली तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हमारा जो थंब है वो इस तरफ आ रहा है और हम किसके तरफ डायरेक्शन पे मोड़ देते हैं अपनी उंगलियों को, किसकी डायरेक्शन पे, जिसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ए का बी का किसके साथ, ए की तरफ, तो ए की इस तरफ मुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा होगा, देखो माइनस एन कैप। तो ये सारी चीजें तो मिल गई हमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन थीटा भी मिल जाएगा, लेकिन हमें ये माइनस में एन कैप मिल रहा होगा। तो आपको ये समझना है कि बी क्रॉस ए तो सही है, चलो, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, और यदि इक्वल करना चाहो तो माइनस लगा देना, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये है फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो हमने वहां पे प्रॉपर्टी देखी थी कि साइन थीटा जब 0 हो जाता है, साइन थीटा जब, ठीक है, तो ये चीज देखा था हमने। अब देखो जो थीटा है ना, यहाँ पे जो थीटा है वहां पे भी मैंने बताया था कि जो थीटा है या तो ये 0 से बड़ा या इक्वल होगा, या फिर ये पाई से छोटा या इक्वल होगा, ठीक है। ये बात मैंने वहां पे बताई थी, ये रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है, पाई से बड़ा नहीं हो सकता इन दोनों के बीच का एंगल। देखो क्यों, ये एंगल इतना है, ओके, तो ये 90 से कम है, आपको पता है। अब मैंने एंगल को ये कर दिया, ये कितना हो गया, पाई हो गया। अब एंगल को और बढ़ा देते हैं, मैंने ये एंगल कर दिया, तो ये वाला ऐसे नहीं, इसको नोट करेंगे हम फिर इन दोनों के बीच का एंगल देखना है ना, तो ये नोट कर लेंगे, मतलब वो पाई से कभी बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो पाई से वो बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि जब ए क्रॉस बी 0 कब हो सकते हैं, जब किसी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो जाए, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो जाए, या फिर साइन थीटा 0 हो जाए, क्योंकि वेक्टर एन जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा तो 1 होता है इसका मैग्नीट्यूड, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इन दोनों के ऊपर, इन तीनों के ऊपर बात डिपेंड कर रही है, ओके। तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 कब हो सकता है, फर्स्ट थिंग, यदि उनके बीच में एंगल 0 बन रहा हो। देखो ए है, ये भी ए है, ये भी ए हो गया, तो अब ए और ए के बीच में एंगल कितने का बनेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी में 0 बनेगा, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसका मतलब ए क्रॉस ए कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, ओके। अब देखो ए क्रॉस माइनस ए कितना निकलेगा, ये भी 0 निकल जाएगा क्या। तो देखो ए क्रॉस माइनस ए की बात करें हम, तो वो कितना होता है, ये ए हो गया, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, ये हमने ऐसा बना लिया, प्लान बना लिया है, ठीक है, तो ये वेक्टर ए है, तो ये माइनस वेक्टर ए होगा या नहीं होगा, ओके। तो इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितने का बन रहा है, 180 का, और मुझे बताओ साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, तो आसान है। तो इसलिए ये जो वही है, ठीक है, कोई वेक्टर हो और उसी वेक्टर का यदि हम नेगेटिव लेते हैं उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो इफ थीटा इक्वल टू π/2 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप कहोगे चलो हमने π/2, अब यहाँ पे वेक्टर एन जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ चला गया, यही आपके माइंड में आना चाहिए ना, यूनिट वेक्टर कहाँ चला गया। तो यूनिट वेक्टर कहाँ गया है,
आप मुझे बताओ, यदि हमने थीटा की वैल्यू रख दी π/2, ठीक है, तो यदि हम इनका मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि जब हम a क्रॉस b की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो एक बात और याद रखना, जो a क्रॉस b है ना वो हमें वेक्टर ही मिल रहा होगा। याद रखना, वेक्टर मिलेगा मतलब i j k की फॉर्म में ही मिलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं, तो a क्रॉस b हमें क्या मिलेगा, यदि साइन थीटा जो है वो π/2 हो गया तो साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, तो हमें यही मिल रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो अब देखो, अब ये चीज जो मैं बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि आप i का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या मिलेगा, k मिलेगा। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, k का i के साथ मिलाते हो तो j मिलेगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। i का j के साथ तो k मिल जाएगा, j का k के साथ तो i मिल जाएगा, ठीक है। k का i के साथ तो j मिल जाएगा। ये तभी फॉलो कर रहा होगा जब आप इसको कैसे लेके जाओ, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यदि आपने इसको क्लॉकवाइज ले जा लिया, मतलब j क्रॉस i निकाल लिया, तो j क्रॉस i कितना होगा, j क्रॉस i आपका -k होगा, याद रखना, ठीक है। देखो, जिन दोनों को लिया है उससे एक अलग चीज मिल रही होगी, अब -k क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये आपको पता है i को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये j को और ये k को। मैंने क्या बोला आपको ना, j क्रॉस i निकालना, j क्रॉस i मतलब j के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने थंब को रखेंगे और j के डायरेक्शन में रख दिया हमने, ठीक है। अब हम किसके तरफ इसको मोड़ेंगे, i के तरफ मोड़ेंगे, तो हमें ये माइनस वाली टर्म मिलेगी, यानी हमारा थंब किसके तरफ जा रहा होगा, -k की तरफ, ओके, -k कैप की तरफ, इसलिए ये -कैप मिलता है। तो ये ऑल सभी से रिलेट करके देख सकते हो, तो याद रखना है। अब यदि i.i निकालते हो i का i के साथ, तो ये तो जीरो एंगल बनेगा, जीरो एंगल बन रहा है, इसका मतलब वो जीरो ही मिल रहा होगा, ओके। तो ये k हो गया, ये j क्रॉस k हमें i मिल जाएगा, k क्रॉस i j मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि डाउट रह जाता है तो एक बार और देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज हम, एक सेकेंड। If vector A and vector B represent the adjacent sides of a triangle, then its area is given as 1/2 magnitude of vector A cross vector B। अब देखो, हमें ये बोला है यदि वेक्टर A, ठीक है, यदि वेक्टर A और वेक्टर B जो है एडजेसेंट साइड हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट्स एरिया इज, तो इसका एरिया क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट 1/2। अब आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए आपके माइंड में, कि हमें इतना तो पता है जब भी हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो या तो हेरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेते हैं या फिर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट ऐसे निकाल देते हैं। तो आपने तो कुछ अलग ही चीज बता दी हमें, ठीक है। आप क्या निकाल के लेके आ गए यहाँ पे, आपने ये बता दिया कि ये और ये हम कभी भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कैसे ला सकते हैं एरिया, माइंड में आना चाहिए आपके। तो देखो कैसे आता है, ये चीज हम अच्छे से डिस्कस करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई कुछ सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यदि मैंने कहा, अब हमने वहां पे देखा था डॉट कैसे निकाल रहे थे हम, है ना, आई वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकन है बहुत ज्यादा, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं हम, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो, तो यदि हम वेक्टर ए वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करें और हाफ कर दें तो हमें एरिया कैसे मिल जाता है, तो देखते हैं। हमें ये पता कि ये पूरी साइड जो हमारी वेक्टर ए है, इतना पता हुआ, हमें इतना समझ में आया, और ये पूरी साइड क्या है, ये पूरी साइड वेक्टर बी है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, यदि मैं कहूँ आपसे कि आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, आप ये भूल जाओ, अभी जो मैंने अभी बताया ये भूल जाओ, इसका एरिया कैसे निकलेगा, आप कहोगे 1/2 बेस कितना ए बी है मल्टीप्लाई हाइट कितनी है DC है, मैं ये निकाल लूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, आप यही बोलोगे, ठीक है। तो आपको एक और चीज पता होगी, यदि मैं वेक्टर बी बोल रहा हूँ, यदि मैं वेक्टर बी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हमें इसकी डायरेक्शन में वेक्टर मिला है, और यदि मैंने बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल ली, क्या है मैग्नीट्यूड, मतलब वही होता है, ठीक है। तो वेक्टर बी को हमें पता है कि हम बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आपको पता होगा। अब देखो, यदि हमें 1/2 ए बी इंटू डी सी करें तो हमें एरिया मिल जाएगा, देखते हैं। तो आपको पता है कि यदि हम साइन थीटा की बात करें, किसकी बात करें हम, साइन थीटा की बात करें, तो मुझे इतना बताओ कि जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है ये क्या है, ये आपका इस वाले ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल CDA, हमेशा आपका जो राइट एंगल है वो बीच में होता है,
ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम यदि हम साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा ही क्यों लगा रहे हैं अभी क्लियर होगा। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू सी डी, क्योंकि हमें ये हाइट चाहिए। तो हाइट कैसे मिलेगी, हाइट आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है, पी अपॉन एच होता है, तभी बता सकते हैं हम। तो पी की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें पता है, हमें बेस तो पता है, हमें ए बी तो पता है ना। यदि हमें ए बी पता है तो ए बी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब क्रॉस यदि हमें डी सी और मिल जाए, ठीक है, डी सी और मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, हमें डी सी और मिल जाए ना, तो हम ना सीधे एरिया निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो देखते हैं वही। तो देखो अब ये देखें हम डी सी क्या है, डी सी कितना जाएगा यहाँ से, यदि हम एच निकालना चाहें, एच की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए है, इसे हम वेक्टर ए साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी पी की वैल्यू इतनी आ जाएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया वेक्टर ए साइन थीटा। ओके, अब देखो यदि हम डीसी की बात करें, 1/2 जो ए साइन थीटा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, मतलब वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए साइन थीटा, ये करना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं हम कि हम फॉर्मूले तक कैसे आ पा रहे हैं। तो अब देखो यदि हम इसकी बात करें कि यदि हम ये निकालना चाहें वेक्टर ए साइन थीटा, हमें इतना तो पता चल गया कि वेक्टर ए साइन थीटा ये निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने अभी तक क्या बताया था, जब भी हमें एरिया निकालना है तो हमें तो साइड चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, इस डायरेक्शन में वेक्टर है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा यानी, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 1/2 डीसी की बात करें, डीसी जो है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ए बी कितना है, ए बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इतना क्लियर हो गया हुआ होगा। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, साइन थीटा तो एग्जैक्ट हमें वैल्यू मिलती है ना, क्या हमें वेक्टर में मिलता है, वेक्टर में नहीं मिलता, तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है तो उसमें मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी बात करें 1/2 वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए इंटू साइन थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, इसे जो अभी फॉर्मूला देखा था हमने, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, और इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दो। वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कितना होता है मुझे बताओ, 1 आता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। तो ये कितना निकल गया, ये निकल गया 1/2। अब हम इसको भी वेक्टर में क्यों रखा, मैग्नीट्यूड में क्यों रखा हमने, ए क्रॉस बी। अब मुझे बताओ, अब आपको लगेगा ये तो बी क्रॉस ए था, अभी आपने बताया बी क्रॉस ए करते हैं, तो अब ये क्रॉस थोड़ी ना है, ये तो मल्टीप्लाई है, ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वेक्टर में क्रॉस आता है। क्या आप 2 क्रॉस 3 यहां से लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई ही होगा, हाँ, लेकिन 2i मल्टीप्लाई 3j ये क्रॉस होगा। ओके, वेक्टर में क्रॉस होता है, लेकिन सीधे नंबर्स की बात करें तो उसमें क्रॉस कभी भी नहीं लगेगा, उसमें सीधे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये नंबर कैसे होता है, नंबर होते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब एग्जैक्ट नंबर आता है हमारे पास। तो अब जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि हम जो एन कैप है वो क्यों हट जाता है, एन कैप इसलिए क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। हम क्या करते हैं, हमें इतना पता है, ए क्रॉस बी पता है, हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन, यही होता है। अब आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो इनका तो मैग्नीट्यूड है, इसका और लेना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का, तो 1 आ गया। तो अब हम इसको, इस पूरे को ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया, बस यहां से आ जाता है ये फॉर्मूला। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो 1 सेकेंड, हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं हम यहां पे। एक सेकंड, ओके, एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले, या फिर सारा डिस्कस करके फिर एग्जांपल देख लेंगे, जैसा भी हमें सही लगता है। ठीक है, आपको क्रॉस करना, क्रॉस ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो यदि क्रॉस निकालना है आपको, जैसे हमें 2 वेक्टर दिए हैं कि वेक्टर ए दिया हुआ है 3i + 2j + k, और जो वेक्टर बी दिया हुआ है हमें दिया है i + j + 3k, इस टाइप से दिया हुआ है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालोगे, क्या निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 1/2 यदि एरिया निकालना हो,
ये और एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो हम सीधे ये लगाएंगे। अब वो फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं करना है कि फिर से निकाल के लाओगे वो फॉर्मूला कहाँ से आता है। मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, यदि भूल जाते हो तो निकाल भी सकते हो आप। तो देखो 1/2 ये आता है। अब ए क्रॉस बी करना है हमें और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा एरिया में, ठीक है। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी हमने देखा था वो भी वेक्टर ही आता है। तो एक तरीका क्या है कि आपने ऐसे लिखा 3i + 2j + k, इनके बीच में आपने क्रॉस लगा दिया और i + j + 3k ऐसे लिख दिया। अब क्या करोगे आप, 3i का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर 2j का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, ऐसे करना पड़ेगा। फिर देखोगे कि i × i क्या होता है, 0 हो जाता है। i × j क्या होता है, k हो जाता है। i × k क्या होता है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा हमें। अब i × k कितना आएगा, मतलब आप उल्टा जा रहे हो, आप i से k की तरफ जा रहे हो यानी, तो i क्रॉस k देखना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब माइनस में वैल्यू मिलेगी, -j मिल रहा होगा। तो ये चीजें हैं। तो इतना ज़्यादा करने की जगह मैंने बता दिया कैसे करते हैं। तो ये शॉर्ट मेथड है इसकी, ये वाली है ना। डिटर्मिनेंट्स निकालते हो वैसे ही है सेम। तो ये हो गया i j k, यहाँ पे रख देंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3। ये वाली मेथड आपने 11th में जरूर पढ़ी होगी फिजिक्स में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं हम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, चलो। तो ये आई रखोगे यहाँ पे, आई वाले जो कॉलम है और रो है दोनों को बंद कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 1 × 1 माइनस j। माइनस क्यों आता है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे माइनस क्यों लेते हैं, -j। तो ये 3 3 जा 9 -1, फिर प्लस k वाला 3 से मल्टीप्लाई और ये 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो 6 - 1 5i -9 - 1 8j + 3 - 2k ये होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, ये एरिया निकल गया वो बता रहा हूं मैं। तो हमारा एरिया क्या है, 1/2 a क्रॉस b है। ये तो हमने सिर्फ a क्रॉस b निकाला है। फिर हम क्या निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, या फिर सीधे ऐसे निकाल लो, एरिया ऑफ ABC, ठीक है। ऐसे ABC करके तो 1/2 सीधे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 1/2 एरिया, तो ये कितना होता है, रूट में 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 एंड 1 का स्क्वायर 1, जोड़ देते हैं सबको। तो 64 और 1 5 हो गया, 65 और 25, 5 5 0 6 2 8 और 1 9 90 आ गया, ये 1/2, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका। इसको स्क्वायर यूनिट में रख देना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा ऐसे निकलता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन भी निकल सकता है, ये आपने 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे रूट में 10 बचेगा। तो इससे 3/2 भी लिख सकते हो, 3/2 रूट 10 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है। एग्जांपल से देख लिया हमने। अब हम देखते हैं ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वेक्टर B मल्टीप्लाई वेक्टर A sin थीटा। तो ये क्या आता है, A क्रॉस B आ जाता है। देखो पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, क्या होता है पैरेललोग्राम, एक सेकेंड, ये शायद कलर में बनाते हैं ना। ये देखो पैरेललोग्राम बन गया ये। तो हमें ये दे रहा है कि दो, आपको पता है पैरेललोग्राम में यदि ये A है तो ये भी A होगा, यदि ये B है तो ये भी B होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो हमें क्या करना है, हमें पैरेललोग्राम ऑफ ABCD क्या होगा, सीधे आपको वेक्टर क्रॉस A, ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना ट्रायंगल के एरिया में 1/2 और करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, ये और ये, तो इन दोनों के बीच में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई निकालना है बस, तो क्रॉस निकालना है बस। तो A क्रॉस B मैग्नीट्यूड निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं इसमें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, देखो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C ये मिल जाता है। मतलब A का मल्टीप्लाई सीधे क्रॉस B निकाल लेना, फिर बीच में प्लस लिखना, फिर A क्रॉस C निकाल लेना। यदि ये आता है तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब देखो किसी हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलर का चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई करो चाहे इसमें, दोनों सेम है। तो लैम्डा का साथ लैम्डा का वेक्टर A में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कैसे, तो देखो वेक्टर A इक्वल टू हम ऐसा मान लेते हैं 3i है -2j है प्लस k है, ठीक है। और जो वेक्टर B है वो आपका 2i -3j प्लस 2k ये है। अब हमें कोई स्केलर दिया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो या तो 2 का
इसमें मल्टीप्लाई कर दो या 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से किसी एक में करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो 2 माइनस मल्टीप्लाई 3 लिखा है, अब मैंने कहा आपसे कि इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसमें, मतलब एक ही बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक में, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, मतलब हमने इस 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 12 आया। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 का 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 2 के साथ भी, तो आंसर ही गलत आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो लैम्डा का चाहे आप स्केलर का चाहे वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो या वेक्टर बी के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई वेक्टर ए के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6i माइनस 4j प्लस 2k। ओके, ये याद रखना है आपको। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, तो बस इसी तरीके से आप लॉजिकल तरीके से समझोगे ना, तो कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो हमारा a क्रॉस b है वो मैंने पहले भी बता दिया, ऐसे भी याद रखना है आपको, जो आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है, जो मैंने बताया, जो आपने शायद 11 में फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी आपको वैसे नहीं करना है, आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, इसी से करोगे, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे ही करोगे। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे यदि हम फॉलो करें तो i वही a1 का मल्टीप्लाई b2 के साथ। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पे रखेंगे क्या हम, i j और k के कोफिशिएंट रखेंगे दोनों वेक्टर के, याद रखना, दोनों वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट रखेंगे। ठीक है, एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर देख लेते हैं। हाँ, ये तो आ गया है, a क्रॉस b निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व, फिर गिवन वेक्टर लिखना जरूरी है, नंबर ना कटे एक भी, i कैप प्लस j कैप लगा देना, कैप लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, कोई भी चेक करने वाला कैसे भी नंबर काट सकता है आपके। एंड b इक्वल टू, वेक्टर b इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k, याद रखना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है ये, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। याद रखना, मैग्नीट्यूड दिया है तो मैग्नीट्यूड भी निकालोगे, नहीं दिया तो नहीं निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मुझे बताओ, a क्रॉस b और मैग्नीट्यूड यदि दिया है, क्या पढ़ा था अभी हमने, क्या था ये, तो आपको पता होगा ये ना, ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया था। बहुत सिंपल है, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब यदि हमें a क्रॉस b निकालना है, सबसे पहले हम ना a क्रॉस b निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या होता है, हम यहाँ पे i रखते हैं, यहाँ j, यहाँ पे k, और i का कोफिशिएंट यहाँ i के नीचे 1 और ये 3, k का कोफिशिएंट k के नीचे। फिर वेक्टर b का देखेंगे, वेक्टर b 3 5 और माइनस 2। ठीक है, याद रखना, जो पहले वेक्टर दिया होता है उसको पहले लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखो, अब बस सॉल्व करते हैं इसे। तो i को लिखेंगे और i को बंद करेंगे, इन दोनों को बंद कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ऐसे किया होगा, -2 माइनस 5 इंटू 3 15, फिर माइनस जे के साथ लगाते हैं, ये दोनों पैक, उसका रो और कॉलम दोनों, 2 2 जा 4 माइनस 4 और 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस के, वेक्टर के। ठीक है, ये वेक्टर लगा लेना। अब के वाले को बंद करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 3, तो -2 एंड -5 कितना हो जाएगा, -17i। ओके, अब 9 और 4 कितना, 13, तो -13j, फिर प्लस का लगा दिया, 10 माइनस 3 7, ये याद रखना आप। अब हमें क्या करना है, a क्रॉस b निकल चुका है हमारा, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। देख लेना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, वहीं वेक्टर में इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर 169, प्लस -13 का स्क्वायर पहले लिखना है आपको, -17 स्क्वायर लिखोगे, फिर एक स्टेप बढ़ा के मैंने लिख दिया है 7 का स्क्वायर 49। अब सबको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 999, 7 आ गया, 7 और 7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, और 9 9 27, 7 आ गया, फिर 2, तो 6 4 10 10 और 8 18, 18 और 2 20, 4 1 सेकेंड 1 2 1 3 3 और 2 5 507, ये आ जाएगा आपका a क्रॉस b का वेक्टर। ओके, अब देखते हैं आगे। और एक और बात, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख देना है आपको, ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमें एरिया नहीं दिया, तो स्क्वायर यूनिट में नहीं लिखना है।
ठीक है। अब सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हम डायरेक्ट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, 1 सेकेंड। अब हमें दिया फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए इक्वल टू एंड वेक्टर बी इक्वल टू। ये हमें बोल रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। इसके और इसके वेक्टर के मल्टीप्लाई में हमें जो वेक्टर फाइंड करना है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और हमें अभी अभी पता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि इनके परपेंडिकुलर यदि कोई यूनिट वेक्टर निकालना है ना, यदि ये क्रॉस ए है, सॉरी यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हमें जो आंसर मिलता है वो किस में मिलता है, इसके कैप में मिलता है, इसके यूनिट वेक्टर मिलता है, इसके परपेंडिकुलर जो होता है ना वो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है बस। तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालनी है और सीधे उसका वेक्टर निकाल लेना है, यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, जो भी आएगा ए क्रॉस बी में बस वो हमारा वेक्टर निकलेगा, उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना। यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपली है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेसिक अच्छे से क्लियर तो हर चीज बनेगी। देखो हमें क्या बोला है, हमें तो ए वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, वहीं गिवन लिखोगे, सबसे पहले सॉल्व लिख दोगे, फिर गिवन लिखोगे, गिवन में क्या लिख दिया, वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है आपका आई प्लस जे प्लस के कैप बना देना यहाँ पे, ठीक है। फिर वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकाल लेना है। सम कैसे निकालते हैं, वही वो वाली मेथड, दोनों लिखोगे पहले, मैं सीधे लिख देता हूँ 2i, आप भी लिख सकते हो यदि कम नंबर का है तो, ठीक है, प्लस 3j प्लस 4k, ये आ गया निकल के। अब हमें ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी निकालना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, कितना आएगा, आई में से आई जाएगा 0 हो जाएगा, जे में से -2j जाएगा तो माइनस का j बचेगा, ठीक है, और k से माइनस का 3k जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इनके रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया था। देखो ये भी देखा था हमने, यदि ये i है ये j है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो k कैप मिलता है। वैसे ही है सेम, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, निकालो क्रॉस प्रोडक्ट, तो a प्लस बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, यहाँ पे i, यहाँ पे j, यहाँ पे k आ जाएगा। अब i j के कोफिशिएंट देख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है, 2, 3 और 4 है इनके, ठीक है। और जो हमारा 5 है, सॉरी जो वेक्टर a माइनस वेक्टर b है उसके क्या है, ये तो 0 है, ये -1 है और ये -2 है। बस सॉल्व कर लेते हैं, तो i लिखते हैं हम यहाँ पे और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा -6 और ये प्लस का 4 आ जाएगा। ये आपको ब्रैकेट में लिख लिख के करना है, कैसे वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं लिखते गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, याद रखना। छोटी छोटी मिस्टेक, यही मिस्टेक कर दी या ये कोफिशिएंट लिखने में मिस्टेक कर दी तो आपको तो लगेगा कि मैंने पूरा सही करके आ गया, इसलिए बहुत पेशेंस रखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, यदि मैं j का बताता हूँ, माइनस जे आ गया। अब इसको गैप, इसका पूरा गैप हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई -2 ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। फिर माइनस, फिर 4 मल्टीप्लाई 0 ऐसे लिखोगे तो गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। यदि -4 होता तो ब्रैकेट में -4 लिखते हैं, ऐसे लिखना है, प्लस k। 1 सेकेंड। अब आपको k है, k यहाँ पे, यहाँ इसकी रो और इसके कॉलम गायब कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - 1 -2 आ जाएगा और -3 × 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, 1 सेकेंड। हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये 6 है, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2i आ जाएगा। फिर ये 2 2 जा 4 माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8 है तो प्लस का 8j, फिर माइनस का 2k। तो अब ये मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा इसका, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ नहीं, ये तो हमने क्रॉस बस निकाला है, मैग्नीट्यूड तो ये निकाल रहा है तो मैग्नीट्यूड ये यहाँ लिख दिया, निकाल लो। तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 + 8 का स्क्वायर 64,
ठीक है, फिर -2 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, सॉरी आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड तो नहीं निकालना है ना, आपको तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये आ गया है, अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम इसका, एक सेकेंड, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं इसका। तो अब ये वेक्टर फाइंड हो गया है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, 1 सेकेंड। इसका यूनिट वेक्टर यदि हमें निकालना है तो हाँ ये है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, तो यदि आप इसे लेट सपोज कर लो कि ये जो है ना, ये वेक्टर सी हो गया है, ठीक है, इसको वेक्टर सी के इक्वल मान लिया आपने, एक सेकेंड, अब सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं -2i, अब हमें क्या निकालना है इसमें, 1 सेकेंड, हाँ हमें इसमें निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप एक काम करो, इसको ना सी के इक्वल मान लो, ओके। अब इससे सी के इक्वल मान लोगे तो अब हमें यदि सी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको पता है क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर सी अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यूनिट वेक्टर को हम कैप सी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया। अब सॉल्व करते हैं, 1 सेकेंड, ये देखो 2 × 2 कितना होता है, -4, और ये -4 × 0 कितना हो जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा -4, माइनस प्लस का 4 आएगा, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे +4 होगा, ये याद रखना। तो सॉल्व कर लो अब, तो सी कैप निकालना है हमें, तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा हमें, कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो √24 आ गया ये, और ऊपर कितना आ गया है, -2i + 4j - 2k। अब आपको लगा कि मैंने गलत कर दिया, ऐसा लगेगा आपको कि कभी कभी लग जाता है ना कि गलत। अब जैसे हमने ये आंसर निकाल लिया, ठीक है, हो सकता है हम 8i से ही निकाल लेते। अब हम देखते कि हमने सही किया या नहीं किया। सही नहीं किए होते तो हमारा यूनिट वेक्टर जो है 1 निकल के नहीं आता। देख लो, चेक करके देखना कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 आता है या नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और अरेंज करके लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ, आई होप ये कट ना रहा हो, -2 के अपॉन में √24i, ठीक है, +4 के अपॉन में √24j, ऐसे लिखना है, -2 के अपॉन में √24k। अब यहाँ से 4 भी कॉमन निकल जाता, 2 कॉमन निकल जाता, अंदर कितना बचता आपका 6 बचता, 2√6, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। यहाँ भी ऐसे कॉमन निकाल के कर सकते हो, ओके, तो आंसर ला सकते हो आप, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट A 1 1 1 एंड B 1 2 3 एंड C 2 3 1 एज इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये ट्रायंगल बना लिया हमने, और ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो है वो ABC है, तो इसे A ले लो, इसे B ले लो, और ये C हो गया। तो ये पॉइंट है कौन कौन से, 1 1 1 हो गया, ये है ना, ये क्या हो गया B 1 2 3, ठीक है, और ये C क्या हो गया 2 3 1। अब हमने पढ़ा था कि जो एडिशन साइड होती है ना, जैसे ये दोनों साइड है AC, हम यहाँ पे यदि एरिया निकालना है तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AC, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर दें, वेक्टर AC इक्वल टू, हम यदि निकालना है वेक्टर AB, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो AC और AB का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बस यही करना है हमें। तो AC निकालना पड़ेगा, आपको पता है A से C तक जाना है तो C - A करना पड़ेगा। और इनका यदि हमें डायरेक्शन में निकालना है, इनिशियल पॉइंट ये है और जो टर्मिनल पॉइंट ये है, तो कैसे निकलता है, 2 - 1 1, 3 - 1 2, और 1 - 1 0, और इसको ij के में रिप्रेजेंट कर दो, तो x के कोएफिशिएंट i के साथ प्लस 2j प्लस 0k, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया, ठीक है, i + 2j आ गया इसकी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास AC, ओके। अब देखो ये AC है, ये AB है, याद रखना। तो AC × AB करना है हमें। तो अब देखो AB निकालना है, AB कैसे निकलेगा, 1 - 1, ये भी 0 आ गया है, तो I 0 हो गया, मतलब 2 - 1, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस कर देता है, 2 - 1 कितना आ जाएगा, j आ गया है। फिर 3 - 1 2 आता, तो 2k लिख देंगे, तो ये 2k प्लस का ही आ रहा है, बिल्कुल प्लस का आ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये क्रॉस निकालना है ना, क्रॉस निकाल लो। तो हमें क्या निकालना है, AC
क्रॉस ए बी निकाल लो सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा आई जे और के कैप, ओके। और यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, जे का 2 है, के का 0 है, और यहाँ पे आई 0 है, के जे का 1 है और के का 2 है। बस सॉल्व कर लेते हैं, आई रखेंगे यहाँ पे और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 और ये 0 आ जाएगा माइनस जे, फिर जे को हटा दो 2 का 1 में और 0 × 0 0 प्लस के, ठीक है। ये शायद हट रहा होगा, एक काम करते हैं इनको यहाँ लिख देता हूँ मैं के वाले साइड को, ठीक है। ये के को यहाँ लिख देते हैं हम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 का 0। अब 4i आ गया, ये माइनस 2j आ गया और माइनस प्लस में के आ जाएगा, प्लस का के आ गया, ठीक है। तो ये अब हमें क्या निकालना है, हमें इनका वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड और अपॉन में 2 कर दो, तो 1/2 मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 5 16 और 5 कितना आ गया है 21, तो 1/2 21, 1/2 √21, ये आपका आंसर होगा। एरिया स्क्वायर यूनिट लिख देना, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट सिर्फ यूनिट से, ओके। बहुत ईजी था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर। अब हमें ऐसा नहीं कि हमें फिर से वो बनाना है, क्या फिगर बनाना है, फिगर नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ वेक्टर ए मल्टीप्लाई क्रॉस बोलना है, क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। तो वही करना है हमें, अभी मैग्नीट्यूड मत लिखना, याद रखना, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बाद में लिखेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेना, ठीक है। ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड लगा के मत लिख देना, छोटी छोटी गलतियों में नंबर कट होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ये डिटर्मिनेंट्स। तो आई जे के रखना, लिखना कैसे बता दिया मैंने, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 4 और ये बी वाला -1 और ये 1। बस सॉल्व कर लो, देख लेना सही लिखा या नहीं, जल्दी में मत रहना, ठीक है। और स्पीड से तो करना ही है आपको। अब आई यहाँ रख दिया, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 का मल्टीप्लाई -4 में कितना आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 4 आ गया माइनस जे, ओके। 1 × 3 3, 4 × 1, देखो हम जे को अब बंद करेंगे इनकी रो और कॉलम को, तो 3 × 1 3 आ गया और -4 प्लस के, तो ये आ जाएगा कितना 3 - 3 फिर -1। अब सॉल्व करते हैं, तो 4 और 1 5i माइनस जे, तो प्लस का जे आ जाएगा, ठीक है। और -3 - 1 कितना -4k। तो अब ये आ गया है मैग्नीट्यूड। अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1 -4 का 16, ठीक है। तो अब जोड़ लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सॉरी 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 17, 17 और 5 25 42, ठीक है। ये और चेक कर लेना, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट में आएगा, तो क्या लिखोगे 42 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देना, ओके। और ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन तो कर लिया है ना हमने, फिर से करके देखना आप, ओके। तो अब देखते हैं हम, एक सेकेंड, हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं ना, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा है। तो देखो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले, एक सेकेंड है ना, हमने देखा वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट देखा, उसमें क्या क्या डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में मतलब हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल लग रहा था उसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं राइट हैंड थंब रूल, फिर ऑब्जर्व किया हमने जब जो उनके बीच का एंगल था या फिर क्या जीरो हो रहा था वो चीज़ें, फिर प्रॉपर्टीज़ देखी हमने उनकी कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या फॉलो करी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है, याद रखना, ठीक है। कि वहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए था डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वेक्टर बी वेक्टर ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे। हाँ ये बोल सकते हो आप कि ये जो है माइनस आ जाएगा इनके ऊपर, मतलब माइनस लगा दिया तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। एग्जांपल्स देखे साथ हमने मिसलिनियस नहीं देखा है, तो मिसलिनियस भी हम देख लेंगे। ये हम देखेंगे कब, जब हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चन भी कुछ इसके जो है टॉपिक डिलीट भी हैं, तो हम वो भी देख लेंगे, ओके। थैंक यू।